हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। दोस्तों, इसमें हम हिस्ट्री जो टॉपिक है, हिस्ट्री टॉपिक के बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। एक दो टॉपिक हो सकता है जो सारणी वगैरह उसको हमने कलेक्ट नहीं किया है, नहीं तो वन लाइनर में दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने इसमें कलेक्ट किया है। और आप इस वीडियो को अगर देखेंगे, अगर आप पहले बुक पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आप एकदम रिवाइज कर सकेंगे दोस्तों, बहुत ही कम समय में। इसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने बनाया गया है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर मैंने इसमें बनाया है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1, एक प्रैक्टिस सेट में शायद मैंने 100 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। अभी देखते हैं मैं इस वीडियो में कितना बना पाता हूँ, कितनी देर तक मैं इसमें वीडियो को बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी वीडियो को इसमें शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। और दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो जो है दोस्तों, आपका लुसेंट जो बुक है, अति महत्वपूर्ण बुक में से एक है लुसेंट नंबर 1। ठीक, लुसेंट में से एक एक क्वेश्चन को निकाला गया है। ठीक है, सीरियल वाइज। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, वह कौन सा काल था? दोस्तों, प्रोगैतिक काल। कौन सा काल था? प्रोगैतिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोगैतिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, यहाँ से देखिए क्वेश्चन निकलता है, प्रोगैतिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, अब ये ऐसे आ सकता है कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, तो ये अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल का जो समय था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है नवपाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार था शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ हमें। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो दोस्तों, आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। अति महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। वैसे सारे ही क्वेश्चन देखिए, सभी कुछ पढ़ना चाहिए। बुक्स को पढ़ते हुए हमें पता भी लग जाता है, अगर हम प्रीवियस पेपर को उठाएं तो हमें इससे पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, और दोस्तों ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में सीखी? नवपाषाण काल में सीखी। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किसको अपना पालतू पशु बनाया? तो दोस्तों, कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो जौ। और जौ को क्या कहते थे दोस्तों? यव कहते थे, यव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार?
दोस्तों मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार क्या है? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है और ये सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। अति महत्वपूर्ण दोस्तों, आहत सिक्के कहते हैं इनको। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कब आरंभ हुआ? तो लोहे का जो उपयोग था वो कब आरंभ हुआ दोस्तों? वो हुआ है 800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या हैं? वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। युर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? युर्वेद। अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, युर्वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों 10 मंडल हैं। युर्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? युर्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि युर्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। युर्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,442 ऋचाएं हैं। युर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं दोस्तों। देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? 9वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युर्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? तो 25 नदियों का जिक्र मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 27 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया अभी तक। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैंने इसमें कलेक्ट किया है, क्वेश्चन को बनाया मैंने। ठीक, तो आप वीडियो को जब आप बुक्स को एक बार पढ़ लेंगे या अगर आप बुक्स को नहीं भी पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को बुक्स को पढ़ने में नहीं मज़ा आता, उनको क्या है क्वेश्चन बने हुए चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा ये वीडियो। आप फटाफट क्वेश्चन को, इस वीडियो को कम से कम 5-10 बार अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आपके वैसे ही रटे जाएंगे माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख युर्वेद के किस मंडल में है? 3रे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख युर्वेद में है, यह किसको समर्पित है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, सावित्री को समर्पित है। युर्वेद के 7वें मंडल में किस राजा का वर्णन मिलता है? राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। युर्वेद के 7वें मंडल में जिन राजाओं के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में किस राजा की जीत हुई? तो राजा सुदास की जीत हुई दोस्तों इसमें। नेक्स्ट, युर्वेद के 7वें मंडल में जिन राजाओं के बीच युद्ध हुआ, यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दोस्तों यह युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया। और परुशनी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? वर्तमान में रावी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? अति महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा, यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो दोस्तों 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? सामवेद इसका राइट आंसर होगा, सामवेद। किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? तो क्या हो जाएगा? सामवेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों? सामवेद इसका राइट आंसर होगा, सामवेद। किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? सामवेद। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1549। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में कितनी ऋचाएं नई हैं? नई ली गई हैं तो ये हैं कितनी? 78। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में 78 ऋचाएं के अलावा जो शेष ऋचाएं हैं वो किस वेद से ली गई हैं? युर्वेद से ली गई हैं। कौन सा वेद सबसे बाद में लिखा गया है? अर्थववेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को आधुनिक वेद कहा जाता है?
अर्थवेद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन से वेद को आधुनिक वेद कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा। कौन से वेद को अर्थवेद कहा गया है, मतलब आधुनिक वेद कहा गया है दोस्तों? ये होगा अर्थवेद। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है? अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 9 शाखाएं। अर्थवेद की कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अर्थवेद की कौन सी शाखाएं अधिक प्रचलित हैं? पिप्लाद और शौनक। किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? अर्थवेद। सभा तथा समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यह किस वेद में बताया गया है? अर्थवेद में बताया गया है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सभा तथा समिति ये कौन है? ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना। किस वेद में बताया गया है दोस्तों? ये बताया गया है अर्थवेद में। वेदांग की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेदांग की कुल कितनी संख्या है? 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 18 है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पुराणों की कितनी संख्या है? 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है दोस्तों? लोमहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं, उनके पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? उग्रसर्वा। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उपलब्ध पुराण किस काल के आसपास के हैं? गुप्त काल के आसपास के हैं। क्या हैं? गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? अति महत्वपूर्ण। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको कई बार देख लेंगे वीडियो को, तब आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे, देखते ही, पलक झपकती। बात समझ में है कि नहीं? मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? सातवाहन से। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। 58 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इसमें किस काल यानी इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्यकालीन इतिहास। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। सेम टू सेम छपता है दोस्तों क्वेश्चन। पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक। राजतरंगी पुस्तक में किन राजाओं का इतिहास मिलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। अष्टाध्यायी पुस्तक यह किस विषय की पुस्तक है? यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में है। और कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रबाहु। और जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैन नहीं, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं में किसके पूर्व जन्म की कहानियां हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जब जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं तो जातक कथाएं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां होगी। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्राचीन नगर को मर्तकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा और अति महत्वपूर्ण है, कई बार आया है एग्जाम में। भारत का एकमात्र कौन सा है? मतलब ये इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर बन नहीं पाया। असम में पाए जाने वाला गिबन है। मतलब गिबन क्या है? मतलब गिबन जो है असम में पाया जाने वाला एकमात्र है। ठीक, पशु क्या है ना, अब कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। क्वेश्चन किस प्रकार से बना? सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है दोस्तों, वो कब से कब तक था? ये स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी? हड़प्पा संस्कृति के लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के रहने वाले थे? द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता है? लोथल को। अति महत्वपूर्ण। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो किसको माना जाता है? लोथल को। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भावनात्मक और चित्रात्मक थी। भावनात्मक और चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? ग्रिड पद्धति अपनाई गई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता समाज, जो सिंधु सभ्यता समाज है, मतलब जो सिंधु समाज है वो कैसा समाज था? ये कैसा समाज था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक। मोहनजोदड़ो से कांसे की कैसी मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली दोस्तों, वो नृत्य करती वाली जो मूर्ति मिली, यानी नृत्य वाली मूर्ति मिली, किसी नर्तकी की। ठीक, मोहनजोदड़ो के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित किसका प्रयोग करते थे? बांटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। स्टार लगा लीजिए दोस्तों। लोथल में मिट्टी से निर्मित किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? घोड़े की। लोथल में किसके साक्ष्य नहीं मिले थे? दोस्तों गाय के साक्ष्य नहीं मिले थे। अति महत्वपूर्ण। सैंधववासी किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे? तो दोस्तों ये किसको मानते थे? बत्तख को। ठीक है दोस्तों, 90 क्वेश्चन हमने क्लियर किए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एक सारणी है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं ये। प्रमुख स्थल जो हड़प्पा है,
जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है ना दोस्तों, इनका इन स्थल का स्थान बताया गया है वर्तमान में किस जगह पर है ये। जैसे ये हड़प्पा है, तो हड़प्पा अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। सबसे पहले आपको याद करने का तरीका क्या है, जो पाकिस्तान में है उनको एक कोड अपने दिमाग में छापना है, ठीक। और जो बचेंगे भारत के, उनको एक और याद करना है। बात समझ में आई कि नहीं। अब दोस्तों देखिए, हड़प्पा है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो ये पाकिस्तान में है। इसके बाद देखिए पाकिस्तान में और कौन सा है, सुल्का गेडोर ये पाकिस्तान में है। ये दास नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे, और ये रावी नदी के किनारे। और ये सारे क्या बच गए हैं अब, ये भारत के हैं। अब कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात, ये लोथल वाला तो आपको याद हो गया होगा, गारंटी है। लोथल क्या है, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब, रोपड़ से आप ध्यान रख सकते हैं, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, ठीक। सतलज, फिर आलमगीरपुर मेरठ, हिंडम नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात, सुकमा सुखभादर नदी के किनारे। धोलावीरा गुजरात, ये भी आपको याद हो गया होगा, धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा गुजरात। मनसर मनहर, बनावली हरियाणा, रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं और जौ। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी, गेहूं और जौ। बहुत बार आया क्वेश्चन दोस्तों। मोहनजोदड़ो के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल और कालीबंगा। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काली चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, लोथल से। हड़प्पा की मोहरों पर किसका चित्र मिलता है, एक सींग वाले पशु का, एक सींग वाले पशु का। हड़प्पा की मोहरें किस धातु की बनी होती हैं, स्टेलाइट। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी होती हैं, स्टेलाइट। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी होती हैं, स्टेलाइट। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट कर लिया है हमने। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।